24 अगस्त की शाम करीब 7:30 बजे मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया। लेकिन इसको लेकर अभी भी कई लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। इसको लेकर कर्मचारियों के मन में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम इस वीडियो के जरिए समझेंगे। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को आखिर क्यों लाया गया और ये कब से लागू होगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इसके पहले दिसंबर 2003 में सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लॉन्च की थी। इसके बाद 2004 में वाजपेयी सरकार ने ओपीएस को हटाकर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लेकर आई। इसके बाद वाजपेयी सरकार 2004 में ओपीएस को हटाकर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लेकर आई। एनपीएस पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और इसी के चलते मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक कमेटी गठित की। इस कमेटी ने हर राज्य के वित्तीय सचिव, नेताओं और सैकड़ों कर्मचारी यूनियन के साथ चर्चा की। उसके बाद कमेटी ने कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए कुछ सिफारिशें की, जिसके बाद 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी। इसे अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। अब जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आखिर क्या है और इसमें नया क्या है। इसमें 5 बड़ी बातें हैं जो सरकार के हिसाब से इसे बेहतर बनाती है। पहला तो ये कि कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने तक बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपए बेसिक पे मिलती थी तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दूसरा, औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज्यादा साल हो चुके हैं। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम की नौकरी की हुई है तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी ही कम हो, उसे पेंशन में कम से कम 10,000 रुपए जरूर मिलेंगे। मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी ने 12 साल की सर्विस के बाद किसी वजह से रिटायरमेंट ले लिया हो और उसकी बेसिक पे भी 20,000 रुपए से कम हो तो भी उसे हर महीने 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी जोड़ी जाएगी। अश्विनी वैष्णव के अनुसार महंगाई जोड़े जाने पर आज के अनुसार ये पेंशन करीब 15,000 रुपए बैठेगी। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो अगर कर्मचारी उस समय रिटायर हो गया होता तो उसे जो पेंशन मिलती वो उसके परिवार को उस पेंशन का 60% मिलेगा। साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ का पैसा, जिसे पहले डियरनेस अलाउंस भी कहा जाता था, ये भी डियरनेस रिलीफ AICPIW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अनुसार मिलेगा। सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के रूप में देगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने की नौकरी की हो तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर लमसम अमाउंट दिया जाएगा। अब ये तो हो गई यूपीएस के फीचर्स की बात, लेकिन क्या केंद्र और राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे? तो आपको बता दें कि यूपीएस अभी सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इन कर्मचारियों की संख्या अभी फिलहाल करीब 23 लाख है। भविष्य में राज्य भी चाहें तो इस योजना के प्रावधानों को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। अगर सभी राज्य इसे अपना ले तो राज्य और केंद्र को मिलाकर कुल 90 लाख कर्मचारी इसके दायरे में आ जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इसे अपनाने की कोई बाध्यता नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो ही उन्हें यूपीएस के तहत लाया जाएगा, लेकिन अगर उन्हें एनपीएस सही लगता है तो वो एनपीएस के तहत अपनी पेंशन लेते रहेंगे। अब चलिए जानते हैं कि ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में आखिर क्या फर्क था, जिसकी वजह से अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाना पड़ा। जहां एक तरफ ओपीएस को लाभ पेंशन प्रणाली कहा जाता था तो वहीं एनपीएस को योगदान पेंशन प्रणाली, और इसका डिफरेंस भी इस नाम से ही समझ में आता है। जहां ओपीएस में लाभ था तो वहीं एनपीएस में योगदान। एनपीएस को सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह शुरू किया गया था। यह कहा गया कि निवेश के चलते कर्मचारियों को पेंशन की रकम में कुछ पैसा बढ़कर भी मिल सकता है।
एनपीएस के तहत कर्मचारी कई बैंकों, वित्तीय संस्थानों और प्राइवेट कंपनियों के जरिए कई स्कीमों में निवेश कर सकते थे। उसी तरह जिस प्रकार से आज की डेट में शेयर मार्केट में हम और आप पैसा निवेश करते हैं। आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक और एलआईसी समेत कुल 9 पेंशन फंड मैनेजर्स ये स्कीम प्रोवाइड करते थे। लेकिन हाई रिस्क होने के बावजूद भी इन स्कीम में निवेश पर 15% तक ही रिटर्न मिलता था, जबकि घाटा होने पर नुकसान भी हो सकता है। और यही इस पेंशन स्कीम के विरोध का कारण भी बनी। एनपीएस के तहत कर्मचारी की सैलरी और डीए का 10% पैसा कटता रहता है और सरकार भी कर्मचारी की सैलरी का 14% हिस्सा अपने पास से उसके फंड में जमा करती रहती है। इस फंड का एक हिस्सा कर्मचारी किसी भी समय निकाल सकता है, लेकिन अगर फंड का 60% तक पैसा निकाला जाए तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। बाकी 40% पैसा इम्यूनिटी में निवेश कर दिया जाता है। अब क्योंकि इस रकम का निवेश शेयर मार्केट में हो रहा है, इसलिए ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, जैसा कि हमने पहले ही समझाया। इस 40% रकम में संभव घटाव बढ़ाव के बाद फंड में बची कुल रकम रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय के तौर पर कर्मचारी को मिलती रहती है। मतलब इस रकम से कर्मचारी को हर महीने एक पेंशन बंध जाती है। तो ये तो हो गई न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की बात। अब चलिए समझते हैं कि ओपीएस में क्या था। एनपीएस के उलट ओपीएस में कर्मचारी को पेंशन के लिए अपने पास से कोई रकम नहीं देनी पड़ती थी। मौजूदा एनपीएस में ऐसी कई खामियां हैं जिसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था। अब चलिए समझते हैं कि मौजूदा एनपीएस में ऐसी क्या खामियां थी जिसका लंबे समय से विरोध हो रहा था। दिसंबर 2003 तक लागू ओपीएस में सरकार अपने खजाने से कर्मचारियों को एक तय पेंशन का भुगतान करती थी, इसलिए इसे कर्मचारियों के लिए एक सुनिश्चित पेंशन स्कीम माना जाता था। कर्मचारी इसे अपने बुढ़ापे की लाठी भी कहते थे। वाजपेयी सरकार ने खर्च का बोझ कम करने के लिए 1 जनवरी 2004 से एनपीएस योजना लागू कर दी, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। एनपीएस का विरोध करने वाले कर्मचारियों का यह लॉजिक था कि एनपीएस के तहत पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर होता है। शेयर मार्केट में पेंशन का एक हिस्सा निवेश करने पर फायदा नहीं हुआ तो पेंशन कम हो जाती है। साथ ही एनपीएस के तहत कर्मचारियों को सैलरी से पैसा कटवाना पड़ रहा है, जबकि ओपीएस में बिना पैसा कटे एक मुश्त रकम पेंशन में मिल जाती थी। अब ये तो हो गई एनपीएस और ओपीएस की बात। अब चलिए समझते हैं कि वो कौन से फायदे हैं जो कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सीधे पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा अपने पास से दे देती थी। ये हमने पहले भी बताया। अब सरकार ने अपनी इस हिस्सेदारी को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी। अब यूपीएस के तहत इसे पेंशन का 60% कर दिया गया है। साथ ही कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन के तहत 10,000 रुपए भी तय कर दिए गए हैं, जिसे कर्मचारियों के लिहाज से बेहद ही फायदेमंद माना जा रहा है। मैंने इस वीडियो में कोशिश की कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़े हर कंफ्यूजन और हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचा सकूं। इस स्कीम को लेकर अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए जरूर पूछें। वैसे आपके हिसाब से ये पेंशन स्कीम कितनी सही है या नहीं, इस पर भी आप अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।